Please like and subscribe our channel of IUS Schools Pokhara Campus on YouTube. You can also find us on Facebook with same title. So don't forget to press the bell icon to ensure timely notifications of our updates. क्या हाल है बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है जी। मेरा नाम साम्या जहांज़ेब है और मैं यहाँ ओकाड़ा में ही रहती हूँ। और मैम ने जैसे कहा कि आपको डिटेल बताऊँगी कि लाइफ में मैंने क्या किया। जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू में, और यानी कि एमए किया हुआ है उर्दू में, एमएड इन जनरल एजुकेशन किया, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन किया, और मैं ग्रेड 17 की स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफ़िसर हूँ। और इंशाल्लाह ताला मुझे 2007 से मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ, और अभी जो हमारा जो है वो प्रमोशन भी ड्यू है इंशाल्लाह चंद एक मंथ में। बच्चों, मैं शुरू से शुरू करूँगी कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब से उसके ख़यालात और ख़्वाब होते हैं कुछ। हम दो बहनें हैं, हमारा एक भाई है, और मेरी बहन एक मुझसे बड़ी है, एक भाई मुझसे छोटा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने मैम को नहीं बताई, वो मैं अब बताऊंगी आप लोगों के सामने और आपके सामने। मेरी एक जो बड़ी बहन है मुझसे 1 साल बड़ी हैं, वो भी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम करती हैं। मेरा जो भाई है मुझसे छोटा है, उसने भी स्पेशल एजुकेशन में ही मास्टर्स किया हुआ है, अभी रिसेंटली उसका रिज़ल्ट आया है। और अब जो मेरी बड़ी बहन है, पहले मैं बताऊँगी कि मेरी शादी सबसे पहले हुई घर में से। मेरे हस्बैंड टोटली ब्लाइंड हैं और मोहम्मद जहांज़ेब उनका नाम है। और उस वक्त जब मेरी शादी हुई वो बीए के स्टूडेंट थे, और शादी के कुछ देर बाद, शायद 3-4 दिन के बाद उनका पेपर था, और वो बीए उन्होंने किया, और मैं उस वक्त मास्टर्स की स्टूडेंट थी। और मेरे भी जिस दिन वलीमा था उससे 2 दिन बाद मेरा लास्ट पेपर था मास्टर्स का। और यानी ना वो जॉब करते थे ना ही मैं जॉब करती थी। अब आप ज़्यादा हैरान होंगे कि वो थे भी ब्लाइंड और जॉब भी नहीं करते थे, तो फिर शादी कैसे हुई? वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन बेटा, जब आपका कोई मकसद ज़िंदगी का होता है, जब आप ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी है और हमने इसको कुछ हासिल करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो आप यकीनन डिफरेंट करने के लिए रास्ते तलाश कर लेते हैं। ठीक है, मैं बहुत छोटी थी जब से मेरा ये दिल करता था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम ज़रूर करना है जो कोई और ना करे। मतलब बहुत छोटी थी मैं, तब से मेरा ये प्लान था। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ था, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती रही, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, इवन कुकिंग, मतलब कंप्यूटर सीखना। मुझे नहीं लगता कोई काम मैंने छोड़ा हो ज़िंदगी में जो मैंने ना सीखा हो। सिलाई कढ़ाई मैंने खुद सीखी शौक़ से, और उसमें हर किस्म की कढ़ाई सीखी, पेंटिंग सीखी। मतलब जो मैंने काम सुनना कि ये काम कोई सीख रहा है और मैंने सीख लेना। दोपहर को सोना नहीं है, मैंने ये काम करना है जी। रात को देर तक जागते रहना, ये काम करना। मतलब डिफरेंट काम सीखे। वहाँ पर जब मैंने मास्टर्स में साहिवाल कॉलेज में एडमिशन लिया एमए की क्लास में, तो मुझे पता चला कि मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं और उनका बेटा ब्लाइंड है, और वहाँ पे वो उसने एफए में एडमिशन लिया है। हमारे घर उनका आना जाना था, लेकिन उस वक्त तक मैं उनको जानती नहीं थी कि ब्लाइंड हैं, वो कैसे पढ़ते होंगे, क्या करते होंगे, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे कहा गया कि जी आप उनकी कुछ हेल्प कर दिया करें, क्योंकि ब्लाइंड हैं तो रिकॉर्डिंग करना होता है सिलेबस। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या एतराज़ है, मैं कर दिया करूँगी। मैं वहाँ हॉस्टल में रहती थी, तो अक्सर फिर इस तरह मेरी उनसे मुलाकात होनी। वो फिर हमारे घर के बिल्कुल पास उनका घर था, अक्सर हमने इकट्ठे चले जाना यहाँ से साहिवाल, और मैंने उनके लिए रिकॉर्डिंग वगैरह करनी। लेकिन उस वक्त तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये शख्स जो है वो आगे ज़िंदगी में चल के मेरा जीवन साथी बनेगा या मैं इससे शादी करूँगी। ना मेरे जहन में था ना उनके जहन में था। मैंने उनके लिए रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन बिलीव मी, मैं पर्सनली उस बंदे से बड़ा इम्प्रेस थी, क्योंकि वो माशाल्लाह ब्लाइंड ज़रूर थे, ब्लाइंड वो हैं, लेकिन वो किसी भी लिहाज से किसी भी एक परफेक्ट शख्स से किसी सूरत कम नहीं है। माशाल्लाह वो हमेशा सच बोलना, नमाज के पाबंद, हाफ़िज़ कुरान, मतलब जो किसी बेस्ट इंसान में खूबियाँ हो सकती हैं, जो आप समझ सकते हैं कि मेरे किसी जानने वाले में, मेरे भाई में, मेरे हस्बैंड में, या मेरे किसी भी रिलेशन में ये खूबियाँ हों, वो सारी खूबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जहांज़ेब में मौजूद हैं। एक ही वो बेटे हैं अकलौते, 2 बहनें उनकी। बड़ी बहन ने लॉ किया, छोटी बहन ने मास्टर्स किया है, वो भी स्पेशल एजुकेशन में मैंने ही जाके करवाया उसको। छोटी बहन जो है उनकी नज़र भी वीक है, लेकिन लो विजन है, लेकिन वो ब्लाइंड नहीं है माशाल्लाह, अपनी ज़िंदगी के काम वो खुद करती हैं। तो
जहाज़ेब का थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि हाफ़िज़ कुरान उन्होंने उस वक्त हिफ्ज़ किया, 8वीं क्लास के बाद उन्होंने हिफ्ज़ किया, फिर डायरेक्ट मैट्रिक किया। मैट्रिक में फ़र्स्ट पोजीशन, एफ़ए में हाई फर्स्ट पोजीशन, और बीए में भी उन्होंने कॉलेज टॉप किया। एमए में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट टॉप किया और वहाँ से उन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट लिया। और एमफिल उन्होंने उकाड़ा से किया। उकाड़ा कॉलेज, ये जो पहले रिंडाला में नहीं था, उकाड़ा ब्रांच थी यूनिवर्सिटी की, एजुकेशन यूनिवर्सिटी की, अब वो शिफ्ट हो गया रिंडाला में। यहाँ से एमफिल किया, यहाँ भी माशाल्लाह उन्होंने टॉप किया। अब वो पीएचडी इन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अभी उनका माशाल्लाह थीसिस जो है वो चल रहा है, कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में उनसे मुलाकात करवाएंगी मैम आपकी। जब मैंने उनको देखा और मैंने ये सोचा कि इस शख्स में तो कोई खामी नहीं है सिवाय इसके किसकी नज़र नहीं है। मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और ये उस वक्त जहन में नहीं था। ये याद रहे कि शादी का या शादी करने का उस वक्त मेरे पास कोई मतलब नहीं था, ना कुछ जहन में था कि शादी हो जाएगी या ना मैंने कभी ऐसा सोचा था। लेकिन एक इंसान की हैसियत से मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, बड़े बाखलाक और हर लिहाज से परफेक्ट इंसान थे माशाल्लाह। कॉलेज में भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। मैंने कॉलेज में डिबेट्स में कंपटीशन में हिस्सा लेती थी, नात में मेरा बहुत शौक़ था, तो उन्होंने हमेशा मुझे गाइड करना। वो माशाल्लाह एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, नात या कलाम लिखना और उर्दू की बहुत गज़ल वगैरह उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी। तो जब मतलब उनका बीए का एग्ज़ाम्स होने थे तो हम लोग वहाँ से फ़ारिग हो गए, मैं भी फ्री हो गई, मास्टर्स का मेरा जो था कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया। तो उनकी तरफ से उनके फ़ादर ने जहाज़ेब से पूछा कि जहाज़ेब ये अगर इस लड़की की हम शादी के लिए चाहें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो वो मेरे घर में प्रपोज़ल आया, नॉर्मल लोगों की तरह जैसे रिश्ता आता है। तो मुझसे पूछा गया कि भाई आप बताएं, आपने मास्टर्स किया है, कल को आपने ना कहें हमें कि जी मुझे पढ़ाया लिखाया है और बाद में जी मेरे साथ ऐसे किया है। तो मैंने यकीन करें अल्लाह गवाह है, मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझा कि जहाज़ेब जैसा शख्स जो है ना वो मेरी ज़िंदगी में आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी शादी को 14 साल चल रहा है, यानी 14th ईयर हो चुके हैं। और मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। बड़ा बेटा मेरा 7 ईयर का है, छोटा तकरीबन 4.5 साल का है, उससे छोटा जो है वो तकरीबन 2.25 साल का है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। और मैंने कभी इन 14 सालों में ये महसूस नहीं किया कि वो ब्लाइंड है, ना मैंने उनको महसूस करवाया कि आप ब्लाइंड हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने तमाम तर फ़राइज़ जो एक शौहर के होते हैं, एक भाई के होते हैं और एक बेटे के होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिए, अच्छे तरीके से हर लिहाज पे फ़िट बैठते हैं वो। मेरे ख़्याल में किसी भी ज़िंदगी में किसी भी शख्स को या किसी भी खातून को सेटिस्फेक्शन का लेवल सिर्फ एक ही होता है कि उसका हस्बैंड लविंग हो, केयरिंग हो, उसके लिए इतना कमाता हो कि वो अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर कर सके। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बंदे को कुछ और चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ ज़ाहिरी हैं। ज़ाहिरी तौर पर हम कहते हैं जी इंसान को परफेक्ट होना चाहिए, बॉडी इनकी कंप्लीट मींस कोई डिसेबिलिटी ना हो। डिसेबिलिटी बेसिकली इंसान के अपने रवैयों में होती है। डिसेबिलिटी आपकी बॉडी में नहीं होती, आपके माइंड में होती है। जो बंदा मेंटली तौर पर डिसेबल है और उसकी बॉडी परफेक्ट है, वो अपीयरेंस उसकी ज़बरदस्त है, लेकिन वो डिसेबल है क्योंकि उसका सोच डिसेबल है। सोच डिसेबल कहाँ होती है? जहाँ हम किसी को अपने से छोटा या अपने से बहुत दूर समझते हैं। वासिफ़ साहब का एक कॉल मेरे जहन में आया, उन्होंने कहा था किसी को कमतर समझने के लिए ये ज़रूरी है आप उसको या तो बहुत दूर से देखें या फिर गरूर से। जब आप किसी को गरूर से देखते हैं तो आपको छोटा नज़र आता है, या फिर दूर से देखते हैं तो आपको छोटा नज़र आता है। हमें चाहिए हम इंसान की कदर करें, इंसान की रिस्पेक्ट करें। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। तो हमें इंसान की कदर करनी चाहिए, ना कि ये देखें कि ये बंदा कंप्लीट नहीं है, ये फ़िज़िकली डिसेबल है, ये नज़र नहीं आता। जब हम ये सोच लेते हैं तो हम खुद डिसेबल होते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन अगर कोई आप में से कोई पूछना चाहे? थैंक यू सो मच। बेटा आप में से कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ। अगर कुछ और ऐड करना है तो वो आप बता दें। बचपन आपने कैसे गुजारा, एजुकेशन कैरियर आपने कैसे? जी ठीक है, मैं नवाबशाह सिंध में पैदा हुई थी
मेरे अब्बू वहाँ के रहने वाले, मतलब मेरे अब्बू वैसे तो बेसिकली हम पंजाबी थे, लेकिन अब्बू की जॉब एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी। अब्बू वहाँ चले गए, शादी अम्मी की यहाँ से हुई, अम्मी भी वहाँ चली गई। मैं नवाबशाह में पैदा हुई हूँ और नवाबशाह से ही मैंने 5th पास की। जब मैंने 5वीं का इम्तिहान पास किया उस वक्त मैं ग़ालिबन 10 साल की थी जब मैंने 5वीं का इम्तिहान पास किया। तो 5वीं के इम्तिहान के बाद जनाब वहाँ के हालात कुछ ख़राब हो गए और हमें पता चला कि जो पंजाबी लोग हैं उनको वो यहाँ रहने नहीं देते और वो यहाँ से निकाल रहे हैं। हम लोग बाई चांस यहाँ अपने नानाओं से मिलने के, नाना अब्बू और फैमिली से मिलने आए हुए थे। तो मेरे अब्बू जो थे वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप लोगों ने वहाँ नहीं आना, छठी में आप यहाँ से पढ़ोगे। अब मुकाड़ा में शिफ्ट हो गए, यहाँ हम लोगों ने अपना घर बना लिया शादमान में, यहाँ हम रहने लग गए। तो उसके बाद चूँकि मेरे अब्बू वहाँ थे, मुझे स्कूल लेके जाने वाला और लाने वाला कोई नहीं था। मेरी अम्मी थी, भाई छोटा था, हमसे बहुत छोटा था। तो इस तरह मैं उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। मेरी अम्मी चूँकि बहुत पढ़ी हुई नहीं थी, 5 थी। मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे, वो तकरीबन 5-6 मास्टर्स उन्होंने किए हुए थे। अब्बू ने लॉ भी किया हुआ है और इस तरह बहुत उनका शौक़ था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे यहाँ पे कोई ज़िम्मेदारी लेने वाला बंदा नहीं था, मैंने मैट्रिक प्राइवेट किया। 5वीं के बाद डायरेक्ट मैंने, उस वक्त मैट्रिक का इम्तिहान आप दे सकते थे, अब तो वो 5th और 8 का वो लाजमी हो गया है ना, पहले ये नहीं था जब मैंने मैट्रिक किया। तो मैंने जी डायरेक्ट मैट्रिक किया और डायरेक्ट मैट्रिक करने के लिए मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊंगी कि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मैंने खुद ही बुक्स ली, मेरी बहन ने और मैंने, हम लोगों ने बुक्स पढ़ा करनी। फिर अब्बू ने आना तो अब्बू से कुछ ना कुछ कर लेना, या मोहल्ले में एक फ्रेंड थी वो पढ़ती थी कॉलेज में, उससे पढ़ लेना। सिर्फ मेरा ये शौक़ था कि हमने पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप 5th से लेके डायरेक्ट मैट्रिक में जाते हैं तो बहुत सारी आपके अंदर जो है वो कमियाँ रह जाती हैं, फॉल्ट्स रह जाते हैं, फ्लॉज रह जाते हैं। उसको फिर आप आहिस्ता 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 कवर करते हैं। फिर मैंने मैट्रिक जब कर लिया उसके बाद मैंने जी FA ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यहाँ से किया। उस वक्त लास्ट बैच था, ये NCC होती थी, मैंने वो NCC की। यहाँ से मुझे बहुत शौक़ था NCC करने का, यानी फ़ौजी ट्रेनिंग होती थी ख़वातीन की, वो की। उसके बाद फिर जी मैंने उसी के दौरान दरमियान में ही मैंने BA करना था। BA में मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया और BA के साथ ही मैंने जी एक कॉलेज था यहाँ पे, अभी भी होगा, वोकेशनल कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन ले लिया साथ में ही कि मैंने जी, मुझे बहुत शौक़ था ड्राफ्टिंग, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई का, मैंने वो भी सीखना है। मैंने वो सीखा, साथ मेरी बहन भी साथ मेरे साथ रही, उन्होंने भी सीखा, हम दोनों ने वो सीखा। उसके साथ कंप्यूटर, नया नया कंप्यूटर उस वक्त आया था, कंप्यूटर कॉलेज खुले हुए थे, कंप्यूटर सीखा। मुझे बहुत शौक़ था जी ये चीज़ क्यों ना रह जाए, कैसे हो सकता है कि ये रह जाए और मुझे ना आए, वो सीखा। फिर उसके बाद मैंने जी सोचा कि मैंने जी लॉ करना है। मैं इस लॉ कॉलेज में आई तो मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा जो लॉ कर लेता है बंदा उसकी ज़िंदगी में झूठ ही रह जाता है, फिर झूठ ही बोलना पड़ेगा, तो इसलिए प्लीज़ लॉ ना करो। हालांकि मुझे बहुत शौक़ था कि मैंने लॉ करना ही करना है। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब्बू कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। फिर मैंने मुझे उर्दू भी बहुत पसंद है, मैंने शुरू से जी FA BA मैट्रिक में उर्दू एज ए लिटरेचर पढ़ा। मैंने कहा चलो ठीक है जी उर्दू में मास्टर्स करते हैं। मैंने जी उर्दू में एडमिशन ले लिया मास्टर्स में, साहिवाल कॉलेज जो मेन कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, वहाँ पे हॉस्टल में रहने लग गई। फिर आगे की स्टोरी मैंने बता दी आपको। लेकिन ये मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी बेटा, जब आपके ख़यालात होते हैं, आप ये समझते हैं कि हमने कुछ करना है ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है, हम उसको डिफरेंट करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग यही होती है ना कि ब्रेन को यूज़ करें। अल्लाह पाक ने आपको इतना अच्छा ब्रेन दिया हुआ है, आप उसको यूज़ करें, आपको डिफरेंट सोचें, डिफरेंट सोच होनी चाहिए आपकी। लकीर के फ़कीर ना हो, अली पे पढ़ लिया, ABC पढ़ ली, चलो दैट्स फाइन, नो, उसके अलावा कुछ सोचें, आगे बढ़ें, कुछ डिफरेंट चीज़ें। बच्चियाँ घर में कोई डिफरेंट चीज़ सोच सकती हैं, इजाद कर सकते हैं कुछ ना कुछ आप, ठीक है। मुझे हमेशा ये होता था कि डिफरेंट चीज़ मैंने सोचनी है, तो शायद जहाज़ेब से जो मेरी शादी थी ये भी शायद इसी सोच का नतीजा था। लेकिन ये मैं समझती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं जहाज़ेब से कहती हूँ देखो अल्लाह पाक ने मुझे नवाबशाह पैदा किया और उकाड़ा लेके आए हैं आपके लिए कि कहाँ मैं पैदा हुई और कोई बंदा सोच नहीं सकता कि वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ। मैंने कहा जहाँ से भी आपके लिए अल्लाह मुझे लेके आए कि शायद ये कि हमारा एक जोड़ अल्लाह ने बनाना था। एक और चीज़ ऐड करती चलूँ कि मेरी जो दूसरी बहन है माशाल्लाह, वो भी मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन और वो भी स्पेशल डिपार्टमेंट में जॉब कर रही है, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी लो विजन है, वो भी लो विजन है, सीवियर लो विजन है माशाल्लाह। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां हैं और बिल्कुल ठीक है चारों बच्चे, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, अब मेरा भाई है छोटा, वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। उनकी जो शादी हमने की है अभी, वो मेरे शोहर के छोटी बहन से हुई है, शी इज़ आल्सो लो विजन। यानी कि लोग हमें कहते हैं कि आप लोगों का दिमाग ख़राब है, सारे के सारे बच्चे ही आप लोगों ने, मतलब कहते हैं लोग। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह जिसको तौफीक दे,
ठीक है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है। देखिए ज़िंदगी तो मैंने गुजारनी थी, शादी तो पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं करनी ही थी, किसी से भी हो जाती, ठीक है। उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होना, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का मेरा जो तौर तरीके तय होना, मैं भी तय होते मैं भी ना होते। अब अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन अपने घर में मुतमिन है, मैं अपने घर में मुतमिन हूँ। मेरे भाई की शादी अभी रिसेंटली 2-1.5 महीना हुई है और मेरी नंद के साथ मैंने खुद बड़े शौक़ से बड़ी मोहब्बत से की है और उसको बताया अपने भाई को कि इसकी केयर तुम्हें करनी पड़ेगी। ही इज़ लो विजन और उसको मास्टर्स भी मैंने खुद करवाया है स्पेशल एजुकेशन, पहले उर्दू में एमए करवाया, उसके बाद एमएड स्पेशल एजुकेशन करवाया अपनी नंद को, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उसको अपने डिपार्टमेंट में लेके जाऊँ। वैसे सोशल वेलफेयर में वो जॉब भी कर रही हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की जॉब है वो कर रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी हुई है ना, वो इसलिए नहीं दी हमने सो लिया, खा लिया, खेल लिया, पहन लिया, अच्छा ड्रेस पहन लिया। ज़िंदगी का ये मकसद हरगिज़ नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा भी है कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मीन्स पढ़ाई में, इवन रीडिंग राइटिंग में बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे आपके पास ऐसे वाक़यात लोगों के हैं जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर आप और भी कुछ बन सकते हैं। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि जी वो स्पेशल जो है वो टॉप पे जाए। कुछ बच्चे टॉप से नीचे भी होते हैं, अगर वो ना हो तो टॉप वाले की कोई रिस्पेक्ट ना हो। टॉप वाले की रिस्पेक्ट होती है उस वक्त जब आपसे जूनियर भी कोई होता है। जूनियर बच्चों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए जो ज़रा नीचे होते हैं किसी हवाले से। लेकिन अगर हाँ, ये मैं ज़रूरी कहूँगी बेटा कि अगर आप स्टडी में वीक हैं, मिसाल के तौर पर मैथ में एक बच्चा वीक है तो उसको उर्दू में बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो उर्दू में वीक है तो उसको सोशल स्टडी में बड़ा अच्छा होना चाहिए, या कॉन्सेप्चुअल उसकी जो एजुकेशन है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि हर तरफ से ही सोए रहें, ये नहीं, कोई एक एरिया पकड़ लें और उस पर फोकस करें। जब भी ज़िंदगी में आप किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो आप फिर आपके लिए नए मैदान, नए रास्ते होंगे। ठीक है, कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको यही कहूँगी, मेरे पेरेंट्स ने, सिवाय मेरे अब्बू ने तो कभी आज तक कहा ही नहीं कि बच्चे पढ़ लो, क्योंकि मैं खुद ही ऐसी थी। वो तो मुझे मिलते ही कहते सो जाओ, बस करो, सो जाओ। तो फिर आपके पेरेंट्स के लिए ख्याल नहीं, वाकई मेरे पेरेंट्स इस सेंस में, मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे देखें, मेरी बहन, उसकी शादी हुई, उनके हस्बैंड भी लो विजन है, मेरे हस्बैंड टोटली ब्लाइंड है, मेरी जो भाई, एक ही भाई है, उसकी जो बीवी है, ज़ाहिर है मिसिज़ है, वो भी लो विजन है। और मेरी अम्मी अब बहुत ज़्यादा उसको हेल्प आउट भी करती हैं घर में, वो जॉब करती है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से और लाड से उन्होंने अपनी बहू को रखा हुआ है। जिस तरह मुझे मेरे ससुराल ने रखा, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने उसको रखा हुआ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बेटा, पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो आपके रास्ते में हर्डल्स नहीं लेके आते। मुझे कभी उन्होंने फोकस नहीं किया इस चीज़ पे कि तुम ये कर लो, तुम ये ना करो। मैंने जो दिल किया मैंने किया, और जो दिल किया मैंने किया। मेरा जो दिल किया मैंने ड्रेस पहना ज़िंदगी में, जो दिल किया मैंने खाया, अपने उस चादर में रहते हुए जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी। कभी भी अपनी चादर से पाँव बाहर ना फैलाएं बेटा, ठीक है। मेरे अब्बू एक स्कूल टीचर थे, ज़ाहिर है 17 या 18 ग्रेड से वो रिटायर हुए हैं, और कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन थी हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने हमारी कोई ख्वाहिश तिश्ना नहीं रहने दी, हर लिहाज से हमारी हर ख्वाहिशें पूरी की। लेकिन वो फिर भी एक लेवल के ऊपर रहकर, ठीक है। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ज़िद की हो, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। मतलब मुझे खुद से ही पता होता था कि हमने इस चीज़ को ऐसे मैनेज करना है, मेरी बहन को भी, मुझे भी, इवन भाई को भी। तो ये चीज़ें जो होती हैं बेटा, जब आप किसी तरफ फोकस कर लेते हैं ना, तो पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता कभी कहें कि आप स्टडी करो और ये ना करो, क्योंकि मैं स्टडी भी करती थी और वो भी करती थी। मेरे जेन में नहीं रहा, वरना मेरी बहुत सारी पिक्चर भी पड़ी हुई जो मैंने स्केच बनाए हुए हैं, तो मैं लेके आती दिखाने के लिए। बाय चांस ही मैं स्कूल से ही आ गई हूँ, तो मैं जॉब पे थी। मेरी जब मैडम से बात हुई है तो मैं जॉब से उनको बता के आई हूँ कि जी मैं एक अच्छे नेक मकसद के लिए जा रही हूँ, बच्चों को कुछ बताने के लिए। तो उन्होंने कहा जी ज़रूर जाएं। तो लेकिन ये देखें, कोई एक एरिया फोकस कर लें। आप मैथ को फोकस कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप फोकस कर लेंगे ना, उस पर आपके रास्ते खुलते जाएंगे, ठीक है। अब मैं स्पेशल एजुकेशन में हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं जो फ़िज़िकली माजूर हैं, मींस फ़िज़िकली आप कह सकते हैं स्पेशल स्टूडेंट उनको कहते हैं हम।
किसी का हाथ का मसला है, किसी के पाँव का इशू है, कोई चल नहीं सकता, किसी के हाथ की ग्रिप नहीं है, वो लिख नहीं सकता, तो फिर हम वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम उन बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, जो लिख नहीं सकता है, हमारे स्कूल में एक सेंटर में एक बच्ची है, वो पाँव से लिखती है। एक बच्चा है, वो पाँव से पेंटिंग बनाता है, और बिलीव मी, कोई पेंटिंग बनाता है, कमाल पेंटिंग बनाता है वो। ये आपको तो अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दी हुई हैं, आप तो जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। लेकिन इन शुक्राना पता क्या है नेमतों का, कि इन नेमतों का शुक्र अदा सिर्फ ये इस तरीके से हो सकता है, आप इनको यूज़ करें, ज़ाया ना करें नेमतों को। अगर अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं तो आंखों का बेहतर इस्तेमाल करें, मोबाइल कंप्यूटर नहीं, जस्ट फॉर मोबाइल गेम्स नो। बच्चों के लिए तो अलाउड, मेरा बेटा है, मैं सबसे ज़्यादा सख्ती उस बच्चे के 6 साल के बाद हुआ है मेरा बेटा बड़ा, और बिलीव मी वो बड़ा लाडला भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सख्ती करती हूँ कि मोबाइल नहीं मैंने तुम्हें देना। मैं उसको नहीं मोबाइल देती, जो मर्ज़ी करता रोता रहे, नहीं मोबाइल देती। क्योंकि जब आप देखें, आप लोगों को, आप तो बच्चे हो ना, आप लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का। बहुत सारी गेम्स बनाई इसलिए होती कि आपका जो ब्रेन डाइवर्ट करने के लिए, बहुत सारी गेम्स के अंदर ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं जिससे आपका इखलाक ख़राब होता है, आपको तो पता नहीं है, वो आपके दिमाग में जा रहे हैं, आप उनको यूज़ करें। हमारे बच्चे बहुत सारे हिंदी के लफ्ज़ क्यों बोलते हैं, मोस्टली बोलते हैं हिंदी के लफ्ज़, क्योंकि आप डोरेमोन देखते हो, आप बहुत सारे कार्टून ऐसे मुझे याद है लेकिन मैं बताना नहीं चाह रही, वो वाले कार्टून देखते हो। सबको इनके नाम आते हैं। हाँ, छोटा भीम और बड़ा भीम, पता नहीं क्या कुछ है वो देखते हो आप लोग। मोटू पतलू, एग्जैक्टली, ये तो बच्चों का। These are bad things. बेटा यही तो कार्टून है जो आपका ब्रेन डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ना, मेरी बात सुने, अब अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर कारकर्दगी कर सकेंगे, बेहतर काम कर सकेंगे। आप टीवी देख लें, ड्रामा देख लें, यकीन करें, मैं ये समझती हूँ जितने भी आजकल सोशल मीडिया या फिर ये ड्रामे या ख़ास तौर पर ये जो कार्टून बनाए जाते हैं ना, ये बच्चों को सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए बनाए जाते हैं और कोई काम नहीं है। मुझे मेरे अब्बू को पसंद नहीं था। मुझे याद है कि मैंने शायद पहला ड्रामा जो देखा होगा ना, वो FA में देखा था। मैट्रिक तक हमें अलाउ नहीं था टीवी देखना, हम देखते नहीं थे, मुझे शौक ही नहीं था। और रिजल्ट भी अच्छी सी इसीलिए बिलीव मी, मेरे घर में अभी, अब मुझे कोई रोक टोक तो नहीं है ना, मेरे पास हर वक्त मोबाइल होता है, मुझे शौक ही नहीं है। मैं सिर्फ वो ज़रूरी चीज़ फेसबुक देख ली थोड़ी सी, बस ये मेरी एक्टिविटी होती है, वो भी तब जब मैं फ्री होती हूँ। ये नहीं कि हमें उसको लेके बैठे रहना है, ठीक है। फिर ये होता है कि आपने कोई अच्छा काम करना उस मोबाइल पर, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी ख्वाहिश होती है अच्छी बातें डाउनलोड करूँ, बच्चों को दूँ, स्कूल में याद करवाऊँ बच्चों को, खुद भी करूँ, अपने बच्चों को करवाऊँ, या इस तरह की चीज़ें मैं करके न्यूज़ जो होती है वो करवाती हूँ। लेकिन आप देखिए, ड्रामा देख लें, 1 घंटा ज़ाया, 1 घंटे की कीमत कौन देगा जिसमें आपने कार्टून देखे हैं? कीमती टाइम है ना, ये टाइम ने भी आपसे कल को हिसाब लेना है कि मुझे क्यों ज़ाया किया। अल्लाह पाक ने आपको इतना अच्छा टाइम दिया, देखे ना, अब आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ हैं, आपको तैयार करके सुबह नाच दौड़ लगी होती माओं की, मेरी खुद दौड़ लगी होती, जूता पहनाओ बच्चे को, टाई पहनाओ जी, ये करो जी, वो करो, प्यारा लगे, एंड में स्प्रे करो जी, ये करो जी, लोशन लगाओ। अब एक एक चीज़ हम करते हैं शौक़ से बच्चों के लिए, फिर उसका लंच बनाते हैं, फिर बैग तैयार करते हैं, फिर गाड़ी तक छोड़ने जाती हूँ बच्चों को मैं, फिर मैंने आके खुद तैयार होकर स्कूल आना होता है। अब ये सारी दौड़ का आउटपुट क्या है जी? आप अच्छा रिजल्ट दें। अगर आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे तो मुझे आप बताएं कि हमारी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, फिर उस टाइम का जो आपने यहाँ यूटिलाइज़ किया है उसका क्या फ़ायदा। ख़ास तौर पे मेरा फोकस बॉयज़ पे क्यों है? क्योंकि बॉयज़ थोड़े से बेटा टाइम को ज़्यादा ज़ाया करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे को 3 बेटे हैं बेटा, मेरे 3 बेटे हैं, आप लोगों की तरह ही हैं वो भी, ठीक है ना। और जो गर्ल्स हैं मेरी भांजियाँ दोनों ट्विन्स हैं, मेरी जो बहन की बेटियाँ, आप यकीन करें वो हर क्लास में फर्स्ट आती हैं और उनका इतना अच्छा रिजल्ट होता है और उनको पढ़ाता भी कोई नहीं है। वो कहती मम्मा आप इन बच्चों को, लड़कों को पढ़ा दें, हम खुद ही पढ़ लेंगी, और वो फर्स्ट आती हैं। दोनों का मुकाबला होता है, दोनों बहनों का। और जो बॉयज़ हैं उनके पीछे फिरना पड़ता, खुदा का वास्ता पढ़ लो और ये पढ़ लो और वो पढ़ लो, ऐसे ही होता है ना। तो बेटा वेरी बैड। थोड़ा सा हमारे बच्चों को गाइड करेंगे, जो ब्लाइंड पर्सन है वो हमारी तरफ रीड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है जी। वो स्टडी कैसे करें? देखिए अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस दी हुई हैं, हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैम ने आते ही कहा कि आंखें बंद करें, ज़रा आइज़ क्लोज करें, तो आपको क्या फ़ील हो रहा है? अंधेरा फ़ील हो रहा है ना। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ आंखें बंद करके क्लासरूम का चक्कर लगाएं, तो क्या आप लगा सकते हैं?
कभी कहीं लगेंगे, कभी कहीं लगेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना। अल्लाह ने आपको आंखें दी हुई, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। आपको इस नेमत का एहसास नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आपको नेमत दी हुई है। खुदा ना खास्ता जिसके पास ये नेमत नहीं होती उसको एहसास होता है, ठीक है ना। तो इस तरह जो बंदा लिख नहीं सकता उसको एहसास होता है कि हम लिखें कैसे। जो हमारे पास ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके पास दो टेक्निक्स बेसिकली होती हैं उनको पढ़ाने की। पहला तरीका ये होता है कि हम उनके लिए रिकॉर्डिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। हम उनके लिए सिलेबस, जैसे ये आपने स्पेलिंग्स विद स्पेलिंग्स लिखा हुआ है ना, तो हम इसको, इसके साउंड को, इसके जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको और इसके स्पेलिंग्स को, उसको रिकॉर्ड करके बच्चे को देंगे कि ये बेटा रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप याद करें। और यकीन करें वो बच्चे कोई रिज़ल्ट देते हैं, आप हैरान हो जाएं। कभी आपको इत्तफाक हो तो मैं आपका विज़िट रखवाऊँगी, आप विज़िट कीजिएगा। हाँ जी, तो आपको अंदाज़ा ही है ना कि वो उनका ऐसा ज़बरदस्त उनका होता है ना, मतलब आउटपुट, कि आपको शर्म आती है कि हम लोग कहाँ हैं, यकीन करें, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका बेटा उनका होता है ब्रेल। ब्रेल एक सिस्टम है, वो उभरे हुए नुक्ते होते हैं, जैसे चार्ट ऐसे लेके वाइट चार्ट, उसके ऊपर एक हमारे पास इतनी मशीन लाइक परकन उसको कहते हैं, लाइक कीबोर्ड टाइप की चीज़ होती है। जैसे पहले एक प्रिंटर आया करता था पहले दौर में, अब तो वो नापैद हो गए मुझे लगता है, टाइपराइटर कह सकते हैं, प्रिंट, हाँ सॉरी टाइपराइटर, उस टाइप की चीज़ होती है। उसके अंदर इधर 4 बटन लगे हुए हैं, 4 बटन इधर लगे हुए हैं, आगे स्पेस का बटन लगा हुआ है। आपने लिखते जाना और स्पेस देनी है, फिर एक लफ्ज़ लिखना है, फिर स्पेस देनी है, उससे वो लिखा जाता है। और वो पूरी लैंग्वेज ही और है। जैसे ए आपने यूज़ करना, ए का डॉट होगा 1, ऊपर 6 डॉट्स में से एक डॉट, यहाँ बोर्ड मार्कर है, ये मेरे बैग में है। इतने बोर्ड मार्कर बैग में होते हैं। हाँ तो सही है, तो सही निकल नहीं रहा। अच्छा ये देखिए बेटा, लाइक दिस, ये 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6, ये ऐसे 6 डॉट एक सेल को 6 डॉट कर जाते हैं, वो प्रेस करेगा 6 डॉट। अब 6 डॉट में से ये जो है, मिसाल के तौर पर मैंने ए लिखना है, तो ये जगह कितनी लेगा, इतनी जगह पे मैं यहाँ लिखूँगी, ये होगा ए, 1 डॉट होगा तो उसको ए कंसीडर करेंगे। अगर हम आगे चलेंगे और हम कहेंगे कि हमने बी लिखना है, तो बी के नीचे यहाँ 1 डॉट आ जाएगा। इसको कहते हैं, ये होता है 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं 1 2 बी, 1 ए, 1 2 बी और 1 4 सी। यहाँ पर 4 आएगा ये वाला, इसको हम सी कंसीडर करते हैं। यानी डिफरेंट जो होते हैं ये, उनको ही वो लिख के और उसके साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर काउंटिंग है, इसी तरह इसके अंदर मैथ है। पूरा मैथ में खासी प्रॉब्लम होती है जब ब्लाइंड बच्चों को मैथ करवाना होता है, खासतौर पर ये जब साइंस जैसे होते हैं वो करवाने में खासा प्रॉब्लम होता है। मैथ में ये बड़ी आप कह सकते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादा, कि मैथ में ये बच्चे वीक होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ना मैथ करवाने वाला इतना परफेक्ट होता है कि उनको तरीके से करवा सके ट्रेन में, और वो वैसे तो उनकी जमा तफरीक जो होती है, ज़रूर तकसीम परफेक्ट होती है, वर्ग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ करने में मुश्किल होती है। इसी में काउंटिंग होती है, इसी तरह ही। और लेकिन ये खासा ओल्ड तरीका है पढ़ाने का। अभी जो रिसेंट जो हमारे मोड आ गए हैं, नंबर 1 रिकॉर्डिंग है, नंबर 2 कंप्यूटर है। कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, उसको कहते हैं जॉज सॉफ्टवेयर का नाम है। वो मेरे हस्बैंड के मोबाइल में भी है, उनके लैपटॉप में भी है, उनके कंप्यूटर में, एवरीथिंग। वो जहाँ भी कोई भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करेंगे उसके अंदर उसको इंस्टॉल कर लेंगे। और उसका ये फ़ायदा होता है कि वो बोलता है। जॉज जो है उसके अंदर एक किसी फीमेल या मेल की आवाज़ होती है, वो बोलता है। आपने जो भी रीडिंग पढ़नी है आपको बोल के पूरे के पूरा पैराग्राफ सुनाएगा। आपने जो लिखना है आप उसको करेंगे, टच करके आप बोलना शुरू हो जाएंगे, वो पूरी पूरी इबारत आपको जो आप बोल रहे हैं, पैराग्राफ को, सेंटेंस जो भी वो लिख देगा मोबाइल में या कंप्यूटर में। ये बड़ा ईजी हो गया अपना करना काम। अच्छा, जॉज के अलावा एक होता है डेजी, उसको बाद में कहते हैं लिटिल डेजी कहते हैं शायद, एक सॉफ्टवेयर और है। एक होता है ओपन बुक जो होता है उसमें स्कैनर यूज़ करते हैं, ओपन बुक कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। CCTV होता है एक, जो लोग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए CCTV यूज़ करते हैं। आम TV या जो है LCD, उसके साथ हम एक डिवाइस लगा देते हैं
और नीचे हम बुक रख लेते हैं। उस डिवाइस को लाइक स्कैनर उसको बुक के ऊपर फेंकते जाएंगे और वो बड़े रूप में आपके सामने LCD के ऊपर आता जाएगा। जैसे आप इंटरैक्टिव बोर्ड आजकल आए हुए हैं, इंटरैक्टिव बोर्ड के साथ अटैच करके आप, जैसे मेरी पूरी क्लास बैठी हुई है, इस क्लास को हम लाइक अगर ये इंटरैक्टिव बोर्ड वैसे एडजस्ट कर दें और मैं यहाँ बैठी किताब के ऊपर अगर वो स्कैनर फेर रही हूँ तो यहाँ पे सारा लिखा जाएगा बड़े साइज में, ताकि जो बच्चे लो विजन है, मीन्स जिनकी नज़र थोड़ी कम है, वो बड़े साइज में उसको पढ़ सकें। अब इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ओपन बुक मैंने बताया, वो किताब जो है वो उसके ऊपर फेरेंगे, वो किताब बोलना शुरू हो जाएगा, तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी यकीनन है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है सबसे ज़्यादा वो इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। छोटी टेप मिलती है, मेरी क्लास में बच्चे जितने ब्लाइंड है वो रिकॉर्डिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और उसमें टेप उनके पास होती है हमेशा। और जब मैं लेक्चर क्लास में दे रही होती हूँ, जब मैं काम करवा रही होती हूँ, तो मैंने 3 बच्चों की टेप, जो 3 बच्चे ब्लाइंड है मेरी क्लास में, तीनों की टेप लेके मैंने अपने टेबल के ऊपर रखी हुई है और वो जब मैं बोल रही हूँ तो रिकॉर्ड होता जाता है, बाद में उसको सुनते हैं, उनको उसमें नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ जेब साहब ने पढ़ाया। और मुझे याद है कि अब तो ये जॉस का इस्तेमाल, तब सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग सिस्टम यूज, बड़ी बड़ी टेपें होती थी उस जमाने में, ये आज 2005 और 4 2 की बात है, बड़ी बड़ी जहाँ से इतनी बड़ी टेप थी और ये उन्होंने एग्जैक्टली मॉडल्स को कहते थे, बिल्कुल इस तरह की। तो उन्होंने ये करना, उसके अंदर टेप कैसे लगानी, फिर पीछे करनी, फिर आगे करनी, फिर पीछे करनी, मेमोरी कार्ड नहीं होता था, तो अभी आए ना रिसेंटली। तो आप यकीन करें, मुझे अभी भी याद है जब MA स्पेशल एजुकेशन में मैं शादी के बाद जहाँ मैं लाहौर चली गई, 2 साल वहाँ रही, जब उन्होंने मास्टर स्पेशल एजुकेशन मास्टर किया, तो मैं देखा करती थी यहाँ से थी ये जो टिप्स थी, ये बाकायदा रस्मी हुए थे, ये इसको दबा दबा के निकाल के दबा दबा के, और उनके पेपर सर से डरा पढ़ते थे, क्योंकि एक बंदे ने बुक पढ़नी है तो 1 मिनट में सारा सबक पढ़ लेंगे। उन्होंने अगर नोट्स देखना तो उनको पूरी कैसेट सुननी पड़ती थी कि कहाँ मेरा नोट्स है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा मेहनत की उन्होंने ज़िंदगी में। तो वो जब उनकी ये सपनी हो जाएगी उंगलियाँ, ये उन्होंने यहाँ पे सारी प्लास्ट की गारंटी लगा के अपने काम करते रहे। इसी तरह बेटा मेहनत करने वाले लोग ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, जो चाहते हैं ना हम किया जाए सब कुछ मिल जाए, तो ये तो बस करेंगे। अच्छा, वो जो पेपर लेते हैं ब्लाइंड बच्चे, ब्लाइंड को गाइड करेंगे, वो भी पेपर कैसे लेते हैं? पेपर एक तो मैंने बताया ना, मोड है रिकॉर्डिंग का। आपको यूनिवर्सिटी जो है, बोर्ड यूनिवर्सिटीज लाहौर बोर्ड में ये तरीका कुछ हो गया है, उनको भी मोड देते हैं, वो अलाउ करते हैं आपको, और पंजाब यूनिवर्सिटी भी करती है, अदर यूनिवर्सिटियाँ भी करती हैं। वो आपको कैसेट देते हैं, आपको साइड पे बिठा देते हैं कि बेटा आपको ये कैसेट लेके इसके अंदर आपने अपना क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन देंगे 3 4 या 5, वो भी एक कैसेट पे रिकॉर्ड करके आपको देंगे, सेपरेट कैसेट देंगे। आपको जो कैसेट देंगे उसके अंदर आपने रिकॉर्ड करके उनको अपना आंसर जमा करवा देंगे, वो फिर सुनते सुनते नंबर लगा देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बेटा ये है ब्रेक वाला, जो मैंने बताया, वो मशीन पर आप लेके साइड पे बैठ जाते हैं और आपको जो आता है वो लिखते जाते हैं। आपको जो पेपर मिलता है वो भी पर्सन ब्रेक का ही मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर सवाल लिखे हुए होते हैं, वो आपको मिलता है, उसके बाद वो मतलब जवाब भी आप उसी तरह उनको आंसर दे देते हैं। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के जरिए पेपर देना, वो कंप्यूटर में ही पेपर आता है और वो उनका जॉस बोल के बता रहा होता है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक इसकी तशरीह करें, क्वेश्चन नंबर 2 ये बताएं, तो जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं वो बताते हैं, आपने उसको एलैबोरेट करना होता है, नीचे एक्सप्लेन करना होता है, उसके आंसर देने होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, टाइप करेंगे, क्योंकि आपकी कीज भी बोल रही होती है। आम कंप्यूटर होता है, कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर नहीं होता, आम कंप्यूटर में आप वो जॉस इंस्टॉल करेंगे तो वो बोलना शुरू हो जाएगा। आप A दबाएंगे बोलेगा A, आप B दबाएंगे बोलेगा B, इस तरह होता है। तो आप सारा आपकी विजिबल लाइफ आप कह सकते हैं कि एक तरह का विजिबल हो जाती है हर चीज़। लेकिन ये 3 तरीके बेसिकली मुरव्वज हैं इस वक्त जो चल रहे हैं। इसके अलावा भी जो है वो होंगे, हम सुन लेते हैं बच्चों से अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती उनके पास। अभी रिसेंटली मेरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी लगी थी एग्जाम में, बच्चों को स्पेशल जो बच्चों के एग्जाम थे उसमें, तो उसमें ब्लाइंड बच्चे भी थे, फिजिकल हैंडीकैप भी थे और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे थे। हियरिंग के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, पेपर बैठे अलग से सेशन कर रहे हैं, इतने लंबा बात होती है। हाँ जी, वाकई ये बहुत है। तो इसमें जी उन बच्चों को हम ये रिकमेंड करते हैं जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, खास तौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि बेटा जितना सुन सकते हो स्टोरियाँ बुक सुनो, आपका विजन ब्रॉड होगा, ठीक है। आप जितनी स्टोरियाँ सुन सकते हो। मेरे हस्बैंड को बुक्स बताने का इतना शौक है, मुझे नहीं लगता कि कोई किताब आप नाम लें और वो आपको 10 बरस तक बता दें कि इसके फलां पेज पे ये, इसके फलां पेज पे ये। जितने अब तक नावल छप चुके हैं, मतलब जो उनके इंटरेस्ट के होंगे,
बिल्कुल गए गुजरे होंगे वो नहीं पढ़ते वो। रिसेंट जितने कुतुबुल्लाह शहाब की बुक्स हैं, मुमताज़ मुफ्ती की बुक्स हैं, वासिफ अली वासिफ की बुक्स हैं, या इसके अलावा इमरान सीरीज एवरी जितने अब तक उन्होंने पढ़े हैं बहुत लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा नसीम जाजी के नावल हैं और कलीमुल्लाह के नावल हैं, जो भी अच्छे नावल होते हैं, नायतुल्लाह के हैं, अच्छे नावल जितने भी हैं उन्होंने सारे पढ़े हैं, बहुत सारे। इस्माइल सागर के बहुत पढ़े हुए हैं। Students have any question? मैम जी आपके भी स्कूल में ये भी कैटेगरीज होती हैं कि ब्लाइंड और सेमी ब्लाइंड को एक साथ मर्ज कर दिया, या वो भी स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं सेमी ब्लाइंड से ब्लाइंड, या कुछ चेंज होगा? नहीं, मैं ये समझती हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कि देखें हमारे पास यहाँ पे कम से कम ये 50 बच्चे बैठे होंगे राउंड अबाउट, 50 बच्चों में से सबका लेवल सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा ना। तो अगर हम ये देखें कि जी ये 70 इसका है या ये 100 से अबव है, इसको जी इधर बिठा दें, 10 बच्चे 100 वाले इधर ही बिठाने हैं, तो ये आप सारे निज़ाम को डिस्टर्ब कर लेंगे, ठीक है ना। हमने डिफरेंट बच्चे बिठाए हुए, कोई, ठीक है ना। तो इनको सब इसका फायदा ये होता है कि एक दूसरे को देख के वो लर्न कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो एजुकेट हो रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। इसी तरह हमारे पास जो हम लोग हैं, हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, पहले हमारा इदारा फेडरल गवर्नमेंट में था। आफ्टर डेवोल्यूशन 18 अमेंडमेंट के बाद ये आ गया पंजाब गवर्नमेंट, प्रोविंशियल में आ गया, ठीक है। अब जो पंजाब का सेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, उनके बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सेंटर बनाते हैं, 10 बच्चे ब्लाइंड है तो सेपरेट बैठे हुए हैं, हेयरिंग के सेपरेट बैठे हुए हैं, बीआई के पीडी के सेपरेट बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे सिस्टम थोड़ा चेंज है। हम क्या करते हैं जी, मेरी क्लास में पीडी बच्चे हैं, मीन्स फिजिकल हैंडीकैप जो है वो भी साथ बैठे हुए हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो भी उसी क्लास बैठे हुए हैं, जो लो विजन फैमिली जिनको आप ब्लाइंड कह रहे हैं वो भी उसी क्लास बैठे हुए हैं। उसका ये फायदा होता है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, और हेल्प से एक तो सोशलाइजेशन हो रही होती है उनकी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल किड्स। सोशलाइजेशन जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझती हूँ बच्चों की ट्रेनिंग और तरबियत उनके रिटन सिलेबस से ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे की ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप उसको पीएचडी भी करवा दें तो वो माशरे में खड़े होने के काबिल नहीं हो सकता। ट्रेनिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट है, उसे कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, इसके सामने क्या रिएक्ट करना है, ठीक है। हमारे बच्चों को हम समझाते हैं, उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, खास तौर पे लेकिन आप देख नहीं सकते, आप जो है आप या तो उसको फोकस करके किसी और तरह निकाल दें, कुछ और करना शुरू हो जाए, तो फिर आप बैलेंस हो सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर रहे, बच्चे बहुत छोटे हैं, एग्रेसिव हो गए, उनके एग्रेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उनको सोशलाइजेशन सिखाएं, गेम्स, डिफरेंट गेम्स करवाते हैं उनको। फिर वो जब गेम्स करते हैं तो पीडी बच्चे और बीआई के दोनों मिलके करते हैं, मींस पीडी हैंडीकैप इम्पेयरमेंट वाले और पीडी वाले, ठीक है, वो दोनों मिलके करते हैं। ये सेटअप ज़्यादा बेहतर है। अब ओवरऑल वर्ल्ड वैसे भी यही सेटअप चलेगा। अब स्कूलों में भी उन्होंने कहा है, ऑर्डर्स किए स्कूलों को कायदा कि आपके स्कूल में 4-5 बच्चे जो हैं वो कोटा होना चाहिए कि वो स्पेशल बच्चे आए, ताकि लोगों को पता चले स्पेशल बच्चे होते क्या हैं, ठीक है ना। अब एक बच्चा ब्लाइंड है, यहाँ आ जाए, इन्होंने तो उसको देख देख के पागल ही जाना, सोचो कि अल्लाह ये क्या करेगा, हैरत का इज़हार करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी देखा नहीं। और जब वो इनके साथ पढ़ रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली इतने बच्चे अवेयर हो जाएंगे उसके प्रॉब्लम से, उसको जैसे उन्हें गाइड करना है उससे, ठीक है, और उसकी सोशलाइजेशन, उसकी हेल्प कैसे करनी है, फिर उसके साथ साथ क्या है। हमारे बहुत सारे अभी भी अवेयरनेस की कमी है। अभी भी ऐसा होता है कि अब जहाज़ेब जो है वो इस इदारे के फर्स्ट स्टूडेंट है, इस इदारे में जॉब कर रही, उसी में जहाज़ेब भी हैं, वो भी 7th ग्रेड के वहाँ पे ऑफिसर हैं, लेकिन वो स्टडी लीव पे है। अब देखिए उस इदारे से जहाँ पे उसी इदारे में कोई टीचर है, ठीक है, तो ये अब सोशलाइजेशन कहाँ पे वीक रह जाती है, हम लोगों की वीक होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ से मैं होती हूँ मोस्टली इदारे में, तो लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ मेल भी काम करते हैं, वो मेल के साथ होते हैं, तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा होता कि मैं उसको उनको पकड़ के वहाँ गाइड करूँ। फिर मैं फोकस कर रही होती, चलो मेरे मेल साथी जो हैं, जो ये हैं, वो उनको पुलिस कर देंगे। तो एक बार मुझे याद है सोशल वेलफेयर में हमारा एक विजिट करवाया गया, हम विजिट करने गए, तो जहाँ से डायरेक्टर साहब सामने बैठे, मुझे डायरेक्टर साहब के साथ, तो जब वो उन्होंने कहा ना चलो आइए विजिट करते हैं, अब मैं ये नहीं कहती उनकी गलती थी साथियों की, हमारे जो पुलिस थे उनको ये एहसास नहीं रहा कि जब तक वो जहाज़ेब को पकड़ के लेके नहीं जाएंगे। अब वो बेसिकली जहाज़ेब के लिए विजिट रखा गया था, उनके लिए ही रखा गया था। अब वो जहाज़ेब ऑफिस में बैठे हुए, बाकी सारे लोग चले,
विजिट के लिए चले गए, किसी को ज़हन में नहीं रहा कि वो बंदा खुद से नहीं आ सकता, ठीक है ना, या तो उनके पास केन हो तो खुद से मूव कर सकती, लेकिन उसके लिए उनको एक बार ट्रेनिंग करवाना होती है कि ये रूम ऐसा है, यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे जाना, ठीक है, वो चले जाएंगे। लेकिन अच्छा फिर जब मुझे अंदाज़ा होता है इस बात का, अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी कि मैं एक्सप्रेशन से अंदाज़ा कर लेती कि बंदा क्या सोचे, खास तौर पर अपनी नंद के बारे में, अपने इन कोलीग्स के बारे में इनको नजर नहीं आता, अपने हस्बैंड के बारे में मुझे फौरन आइडिया होता है जहाँ से इनका एक्सप्रेशन ये है तो ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में। इसी तरह मेरी कोलीग्स जो नहीं देख सकती उनके बारे में मुझे अंदाजा होता है कि ये क्या सोच रही है, ये रिच फीलिंग है मेरी उनके बारे में। तो मुझे ना फौरन फील हुआ कि जहाँ से मैं अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे बाहर खड़ी वैसी बातें कर रही थी, तो मैंने ना मुझे लगा कि समथिंग रॉन्ग, मैं जल्दी से ऑफिस में गई जहाँ से अकेले बैठी हुई, मुझे बहुत बुरा लगा है। मैंने उनसे कहा चले आई, मैं उनको लेके मेरे साथ, मैंने उनको हाथ पकड़ा और गाइड किया उनको, हमने सारा विजिट किया। करने के बाद जो मेरे 2 कलीग थे उनको मैंने कहा कि भाई देख ले, मैंने आपके हवाले अपने अपने हस्बैंड को किया था, तो आपने ख्याल नहीं रखा। अब मैंने उनको बड़े लाइट वे में, लाइट मूड में कहा कि उनको एहसास भी हो जाए और उनको फील भी ना हो। तो खैर उनको बड़ा फील हुआ, कहते सॉरी, मुझे आप ही कहते हैं सॉरी आपकी, बाकी भाई मुझे ना बिल्कुल अंजू में एक हमारे साथ कहते सॉरी आपको मुझे बिल्कुल ना ज़हन में नहीं रहा। तो खैर कोई बात नहीं, अब वो कोशिश करते हैं कि जहाँ भी कि जहाँ से वो उनको गाइड करें, लेकिन ये अवेयरनेस कब आती है जब आपके साथ एक बार हादसा हो चुका होता, तब आती है। जब आपके साथ, वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मैडम, माशाल्लाह आपको अथॉरिटी है, आप किसी भी ऐसे बच्चे को जो फिजिकली हैंडीकैप हो या जो बिजली इम्पेयरमेंट हो, आप यहाँ स्कूल में इसको ध्यान दें। ओके, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, they don't know, they are handling like a normal child. ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा, कभी किसी बच्चे को ये जो है ना इस डिसेबिलिटी को छुपाना चाहिए किसी स्टेज पर, कभी ना। उससे बच्चा जो होता है ना, मतलब जो भी स्टूडेंट होगा वो ना इसमें अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लूज करेगा। अब मेरी नंद है तो अब जाए तो वो लो विजन है, खासी लो विजन है, तो मेरी सास है वो हमेशा ये कहती थी कि नहीं नहीं ना किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसका नजर का मसला। तो मैंने उनको कहा कि मम्मा हमें क्यों नहीं जरूरत बताने की, हम क्यों ना बताएं, हम तो मुजरिम है। They are handled like a normal child. ठीक है, सो के आई थिंक सो तो डिसेबिलिटी इतनी वो होगी भी नहीं, ज्यादा इम्पेयरमेंट की तरफ नहीं होगी, इसलिए वो तो नॉर्मल हॉस्टल में रहने की वजह से बस ठीक है, लाइफ सो सो नॉर्मल। उनको जरूरत नहीं है, अल्लाह ना करे जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े तब उनको आप करें, ठीक है ना। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दिस। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला की मेरे ऊपर खास करम है, अल्लाह पाक करे कि हम उन बंदों में आ जाएं जो अल्लाह के पसंदीदा हैं, ठीक है। और बिलीव मी कि मेरी दिली ख्वाहिश है ये कि अल्लाह पाक मुझे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा बंदों में बस, ठीक है ना। दुनिया में आपने काम को ऐसा जरूर करना चाहिए कि आपका कुछ 4 बंदे तो नाम ले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया बेटा, मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। और जो है अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें, ज़िंदगी को ज़ाया ना करें कभी बेटा। अल्लाह ताला ने ये अमानत दी है ना हमारे पास, हमें एहसास ही देंगे जब वो एक फैक्ट की बात है, अगर आप आंखें बंद करके या आप अपने हाथ को बैक में करके ये एहसास करें कि एक हाथ से नहीं दिख सकते, तो आप सोच सकते हैं आपके दिल में कैसी फीलिंग पैदा होगी। अल्लाह ताला शुक्र है। कोई ख्वाब देखें आप मिसाल के तौर पे, तो ख्वाब में आप देखें कि मेरा हाथ नहीं है, मेरी आंख नहीं है कुछ, तो आपको कितना अजीब फील होगा। तो बेटा ये जो है ना ये चीज़ें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। मैं कहती हूँ जहाँ से बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बिलीव मी अगर आप देखें ना जहाँ से यहाँ जो चली होती है अभी भी इतने वो हैं, उसके बावजूद कभी उनकी ये जो हिस्सा है उनका ये सब नहीं रहता है। अक्सर मैं देखती हूँ तो ब्लड जोकर खाना कभी कहीं लग जाती है, कभी हालांकि मैंने अपने घर में मेरे सिस्टर बड़े कोऑपरेटिव के साथ किया था, इतने कोऑपरेटिव पेरेंट्स बहुत कम होते हैं, सिस्टर सास बहुत कम होते हैं, बड़े कोऑपरेटिव। वो इतनी हमारे मुलाजमीन को किसी को ये ना इख्तियार नहीं है कि वो चीज़ उठा के यहाँ से यहाँ रखते हैं, यहाँ से बता रहे हैं कोई सेटिंग किसी जगह पर चेंज हो।
नहीं हो सकती जब तक आप अप्रूवल नहीं लेंगे। सही है, वो उनकी मूवमेंट में क्योंकि प्रॉब्लम हाँ, आई। जहाँ से एक बार शुरू में जनाब मेरे एक लाल की मैं स्कूल गई, जब मैं वापस आई तो उसने जी बेड उठा के ना साइड चेंज की, तो वो मम्मा और पापा का हैरान कि साड़ी जरूरत नहीं है तो कोई ये। बहुत शुक्रिया जी बच्चों, बहुत शुक्रिया।